अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल विल बी डूइंग वेल। आज हम अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही टॉपिक को प्रोसीड करेंगे और आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल से स्टडी किया था। आई आर रेडिएशन हमें पता है, आई इंफ्रा रेड रेडिएशंस। बेसिकली ये होती क्या है कि जो हमारे पास जो है स्पेक्ट्रम है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम स्पेक्ट्रम देखा, उसमें डिफरेंट रीजन्स हैं। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स हैं, तो हमारे पास जो है उसमें जो आई आर रीजन है, आई आर रीजन यानी आई आर रेडिएशंस को, उसमें से जो आई आर रीजन है, आई आर रेडिएशन उसको यूज़ करके हमारे कोई भी मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल है, ए टाइप बी टाइप, जिसका हमें नहीं पता कि कौन सा स्ट्रक्चर है उसका, उस पर हमने फॉल करवाना है। और ये इसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि उस मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप क्या है, या दूसरी बात उसमें कौन से टाइप के बॉन्ड्स जो हैं वो पाए गए हैं। क्योंकि जो लास्ट टाइम भी ऐसा था कि एक एमसीक्यूज आया था, उसमें आई आर रेडिएशन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट, तो ऑप्शन में फंक्शनल ग्रुप था ही नहीं। तो स्टूडेंट्स को यही था कि आई आर जो है वो फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होती है, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं, जबकि टाइप ऑफ बॉन्ड करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, ये टाइप ऑफ बॉन्ड को भी डिटरमिन करने के लिए यूज़ होती है। तो होता क्या है, बेसिकली वही कि स्पेक्ट्रम का जो आई आर रीजन है उसको यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते मतलब आई आर रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं मॉलिक्यूल पे, हमें फिर डिटेक्टर से डिटेक्ट होके सारा जो है वो पता चलता है कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप क्या है या टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है। बेसिकली हर रेडिएशन सोर्स देंगे ना, जैसे यूवी विजिबल का ऑपरेटर्स था, बस डिफरेंस ये था कि वहाँ पे यूवी विजिबल सोर्स यूज़ हो रहा था, यहाँ पे आईआर सोर्स यूज़ होगा। मतलब जो लाइट सोर्स है वो आईआर होगा, डिफरेंट टाइप की जो वेवलेंथ की जो है लाइट फॉल करवाई जाएगी, और मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होंगे वो बेसिकली एब्जॉर्ब करते होते हैं लाइट को। ठीक है, तो वो बॉन्ड्स जो हैं जिस लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, तो जब स्पेक्ट्रम आएगा हमारे पास डिटेक्टर में डिटेक्ट होने के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम देखेंगे कि ये बॉन्ड क्या है, कौन मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल कौन सा है। अभी हम इसकी बात कर ही लेते हैं पहले, कि ये हमारे पास अगर ग्राफ है तो इसमें ये जो पीक्स शो हो रही होती हैं, ये एब्जॉर्प्शन, जो मॉलिक्यूल जो भी उसका पार्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, तो हमारे पास ये पीक्स आती हैं। और ये कुछ स्पेक्ट्रम में ऐसी स्ट्रेट लाइन में होती है, उसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ये शो कर रही होती है कि ये ट्रांसमिटेंस हुई है। तो फिर ये जो एब्जॉर्प्शन हुई है, तो ये हम ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के जो है बिटवीन जो है वो अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। स्पेक्ट्रा जो है वो इनके दरमियान आता है। ठीक है, तो इनके दरमियान क्यों आता है ये भी मैं बताती हूँ। तो जो हमारे पास ये इनके दरमियान ग्राफ आता है, और फिर हम यूँ देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है एब्जॉर्बेंस जो है वो ट्रांसमिटेंस जो है कितनी हुई है, 100% नहीं हुई, 20% हुई है, तो मतलब 80% जो है वो एब्जॉर्प्शन हो गई है। तो फिर हम अपने टेबल जो है, हमें स्टैंडर्ड टेबल दिया होता है जिसमें हमें वैल्यूज़ होती हैं कि सी एच बॉन्ड जो है उसकी एब्जॉर्प्शन वेव नंबर वैल्यू क्या होगी, और यूँ ये वेव नंबर है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम उस टेबल से मैच करके फाइंड आउट कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल कौन सा है। तो ये थोड़ा सा जनरल सा इंट्रोडक्शन था। अब हमारे पास है कि आई आर की जो वेवलेंथ है वो 800 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर है, बट यूजफुल रीजन 2.5 टू 16 माइक्रोमीटर है, या फिर 2500 टू 16,000 नैनोमीटर हो सकता है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है 1 to 15 किलो कैलोरी पर मोल, ये वो एनर्जी है जो बॉन्ड को वाइब्रेट करने के लिए जो है वो वाइब्रेशनल मोड के लिए रिक्वायर्ड होगी। मैंने कहा ना कि आईआर जो है इंट्रो में, कि वो जैसे ही हम आईआर सोर्स देंगे तो कोई भी एक कंपोनेंट है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स ज़ाहिर पाई जाएंगे। सपोज फॉर्मेल्डिहाइड ही हम ले रहे हैं, तो उसमें बॉन्ड्स पाए जाते हैं, वो बॉन्ड्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, और एज अ रिजल्ट हम इसमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस पढ़ते हैं, तो वो वाइब्रेशंस होंगी। तो वो कितनी एनर्जी जो है उनकी वाइब्रेशंस के लिए रिक्वायर होती है, स्ट्रेचिंग के लिए, बेंडिंग के लिए, ये हम आगे ये टाइप्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो इतनी एनर्जी होती है।
और जो वेव नंबर होता है आईआर में वो 4000 टू 625 पर सेंटीमीटर होता है। अब क्वेश्चन ये था, आपको बताया गया कि ग्राफ में जो है हम क्या करते हैं, ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर लेते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम वेव लेंथ लें तो यहाँ पे हमारे पास वेव लेंथ को के लिए हमें 2500 टू 16000 मतलब इतना ज़्यादा रीजन कवर करना पड़ेगा। तो जब हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो बहुत कंजस्टेड जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसके बरक्स अगर हम वेव नंबर के केस में देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूज़ नहीं है, तो हम इंटरप्रेट करना ग्राफ को ईजी हो जाएगा। तो हम दैट्स वाई ये बात याद रखें कि हम आईआर के केस में वेव नंबर के ही अगेंस्ट जो है वो प्लॉट लेते हैं, ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी जो होती है 430 टू 300 है, और जो आईआर रीजन की एनर्जी है वो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। होप सो आपको इतनी समझ आ गई होगी, जनरल इंट्रोडक्शन भी। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेरीज आती हैं कि आईआर एक्टिव इनएक्टिव क्या है बॉन्ड्स, और ये आईआर एक्टिव वो होगा जो आईआर को एब्जॉर्ब करे, इनएक्टिव जो ना करे। और याद रखें कि जितने पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और आप यूँ कह लें कि सिमिट्री उनमें ना पाई जाए, एसिमेट्रिकल, वो इनएक्टिव होते हैं। और जो नॉन पोलर होते हैं, और दूसरी चीज़ आपने ये भी ऐड करनी है कि सिमिट्रिकल हों, नॉन पोलर हों और सिमिट्रिकल हों, वो इनएक्टिव होंगे। अब हम देख लेते हैं। Not all covalent bonds display the bands in the IR, only polar bonds. Polar bonds bands display करते हैं। बैंड यही ना, क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन पीक है, और जो एब्जॉर्ब करता है वही एक्टिव होता है। तो सिर्फ पोलर बॉन्ड्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन करके ये पीक्स, ये बैंड्स शो करते हैं और वो एक्टिव होते हैं। दीज आर रेफर टू IR एक्टिव। जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वैसे ही नॉन पोलर हैं, तो ये IR इनएक्टिव हैं। स्ट्रॉन्गली पोलर बॉन्ड्स जैसे कार्बन ऑयल, अब यहाँ पे एग्जांपल शुरू हो गई। ये पोलर भी, कार्बन ऑक्सीजन हमें पता है कितना पोलर है, ठीक है। तो इसकी जो पोलैरिटी है वो इसको स्ट्रॉन्ग जो है पीक जो वो शो करने पे जो है वो शो करवाता है कार्बन ऑयल ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। मीडियम पोलैरिटी आ जाती है, मीडियम पीक आ जाती है उन कंपाउंड्स की जिनमें मीडियम पोलैरिटी और एसिमेट्रिकली हों वो बॉन्ड्स। जैसे ये है, ये एसिमेट्रिक है और पोलैरिटी भी है थोड़ी बहुत, ये भी एसिमेट्रिक है तो, लेकिन पोलैरिटी नहीं है। तो ये एसिमेट्रिक है और पोलैरिटी है, तो ये मीडियम पीक शो कर देगा। और नेक्स्ट वीकली जो पोलर बॉन्ड्स होते हैं, अब ये पोलर नहीं है और सिमेट्रिकल भी नहीं है, मिथाइल की वजह से ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो ये इसी केस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है सिमेट्रिकल, यहाँ पे इनफैक्ट यूँ कह लें कि ये केस बताया ही नहीं हुआ, ये तो बेसिकली इसका ही बताया है कि मीडियम पोलर बॉन्ड है और एसिमेट्रिक है। तो ये मीडियम है और एसिमेट्रिक है, तो ये इसने मीडियम पीक प्रोड्यूस कर दी। इसका जो है ये वीक आएगी, क्यों? क्योंकि ये पोलर भी नहीं है और बट एसिमेट्रिक है, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ी सी पीक शो कर देगा। बट ऐसा कंपाउंड जो पोलर भी नहीं है और एसिमेट्रिक भी नहीं है, यानी सिमेट्रिकल है, नॉन पोलर भी सिमेट्रिकल, नॉन पोलर एंड सिमेट्रिकल है, वो मॉलिक्यूल जो है कोई पीक शो करेगा ही नहीं। तो ये हमारे पास थे कुछ IR एक्टिव एंड इनएक्टिव बॉन्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कि कौन कैसी पीक शो करेगा। और याद रखेंगे हमारे पास एब्जॉर्प्शन पीक्स होंगी, और जब स्ट्रेट लाइन ये जो ऊपर आती ऐसे ऐसे हमारे पास ग्राफ होता है ना, ऐसे फिर यूँ ऐसे, तो ये जो है ये शो कर रहा होता है कि जो ये वाली लाइंस हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन हुई नहीं है, एब्जॉर्प्शन के लिए यही पीक आएगी, और ये जो है ये ट्रांसमिटेंस के लिए, ठीक है। ओके अब फॉर्मेल्डिहाइड की एग्जांपल लेके हम चले उसी को ले लेते हैं कि वो मॉलिक्यूल था, उस पर हमने सोर्स IR सोर्स जो है उससे रेडिएशन फॉल करवाई लाइट, ठीक है। तो अब उनके जो बॉन्ड्स थे उसमें उन बॉन्ड्स ने जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब की है और एज अ रिजल्ट जो है वाइब्रेशनल मोड में आए हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि वाइब्रेशनल मोड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, कि मतलब बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट टाइप की मूवमेंट शो कर सकता है। एक तो हो जाएगी स्ट्रेचिंग और दूसरी हो जाएगी बेंडिंग, और फिर इनको भी फर्दर क्लासीफाई किया जाएगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग क्या है? वाइब्रेशन ही है, ऑसिलेशन ही है अलोंग द लाइन ऑफ बॉन्ड। अलोंग द लाइन ऑफ बॉन्ड होगा तो स्ट्रेचिंग होगी, और नॉट अलोंग द लाइन मतलब लाइन जो है उसके अलोंग अगर नहीं हो रही मूवमेंट तो वो बेंडिंग होगा।
अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर है, जैसे हम पीछे वैल्यू दे के आए हैं 1 to 15 किलो कैलोरीज पर मोल, हमने फर्स्ट स्लाइड में जो है एनर्जी स्टडी की थी, एनर्जी की वैल्यू। तो स्ट्रेचिंग के लिए ज़्यादा चाहिए, बेंडिंग के लिए कम चाहिए। अब हम देख लेते हैं स्ट्रेचिंग की सब टाइप्स कौन सी हैं। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। सिमेट्रिक का मतलब ये है एक जैसी, मींस ये जो दो बॉन्ड लगे हुए हैं ये स्ट्रेच हो रहे हैं बट एक जैसे, ये ऊपर को जा रहा है थोड़ा सा स्ट्रेच होके तो ये भी ऊपर को जा रहा है, फिर ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये भी डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब सिमेट्रिक हो रही है स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक में क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसको यूं शो करवाया है, जैसे इस मॉलिक्यूल को यूं शो करवाया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये बॉन्ड ऊपर को अपवर्ड मूव स्ट्रेच कर रहा है तो ये डाउनवर्ड करेगा एट द सेम टाइम, फिर अगर ये डाउनवर्ड स्ट्रेच कर रहा है तो ये अपवर्ड स्ट्रेच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बेंडिंग। बेंडिंग की टाइप्स होती हैं कि सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग, वैगिंग। सीजरिंग रॉकिंग को क्लासीफाई सेपरेट में पढ़ रही हूँ इसलिए क्योंकि ये इन प्लेन बेंडिंग होंगी एंड ये आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग होंगी। सीजरिंग जैसे सीज़र कट करते हैं, सीज़र बिल्कुल जैसे हम अपनी फिंगर्स को करके देखें तो ये ऐसे ही इनकी वाइब्रेशन होगी, ऐसे ऐसे और फिर बाहर को, ठीक है, सीज़र की तरह। रॉकिंग की है कि ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे होंगे, और ट्विस्टिंग और वैगिंग ये आउट ऑफ प्लेन जो है मूव कर रहे होंगे, ये तीनों जो हैं ट्विस्ट कर रहे होंगे, जैसे ये इधर को है तो ये इधर को, और वैगिंग में दोनों इसी तरीके से मूव कर रहे होंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास वाइब्रेशनल मोड थे। यहाँ पे एक और बात भी बताने वाली थी कि यहाँ पे जब हमने वेव नंबर लेना है तो जो लाइट सोर्स है वो तो हमें वेव लेंथ ही प्रोवाइड करी ना, कि इतनी वेव लेंथ की लाइट जो है वो लाइट सोर्स से आ रही है, लाइक कोई भी सोर्स यूज़ कर लो, ठीक है, बल्ब कुछ भी, वहाँ से जो लाइट आ रही है वो वेव लेंथ की आ रही है। तो हमें पता है ना कि वेव लेंथ और वेव नंबर का क्या रिलेशन है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो जितनी वेव लेंथ होगी तो उसको 1 वेव लेंथ हम करके वेव नंबर डिटर्मिन कर सकते हैं, फिर उसको यूँ प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि थोड़ा सा डिस्पर्सिव आईआर और फूरियर ट्रांसफॉर्म आईआर, ये जो इनके इंस्ट्रूमेंटेशन है, मतलब होना तो बेसिक प्रिंसिपल वही है कि हमारे पास लाइट फॉल करेगी सैम्पल पे और फिर जो है हमें पता चलेगा कि ये सैम्पल क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप, टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, डिटेक्टर हमें जो भी एब्जॉर्ब हो गई है लाइट वो एब्जॉर्प्शन पीक की फॉर्म में, और ट्रांसमिट जो है जैसे मैंने आपको बताया उस फॉर्म में एक स्पेक्ट्रा जो है वो शो करवाएगा, जिसको हम इंटरप्रेट करके जो है बताएंगे कि ये इस तरह का कंपाउंड हो सकता है। बेसिक प्रिंसिपल सेम है बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है डिस्पर्सिव आईआर और फूरियर ट्रांसफॉर्म आईआर में, कि डिस्पर्सिव में बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होती हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम यूवी स्पेक्ट्रम में देखा कि ग्रेटिंग होती है, उसको मूव करते हैं और वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्पर्सिव आईआर है इसमें मूविंग पार्ट्स जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं, फिर ज़ाहरी बात है जब ज़्यादा एक चीज़ मूव करते रहेंगे वियर एंड टीयर होने का भी ज़्यादा उसमें होता है चांसेस। बट फूरियर ट्रांसफॉर्म में सिर्फ एक ही मूविंग पार्ट है और वो मिरर है। फूरियर ट्रांसफॉर्म को का तो जो है इंस्ट्रूमेंटेशन वो हम लास्ट पे देखते भी हैं इधर ही। डिस्पर्सिव आईआर में नेक्स्ट कैलिब्रेशन अगेंस्ट स्पेक्ट्रा इज रिक्वायर्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म में यूज़ ऑफ लेज़र प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब हम लेज़र से ही जो है जितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो जो है कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो है कैलिब्रेशन रेफरेंस स्पेक्ट्रा के अगेंस्ट जो है उसकी ज़रूरत होती है फ्रीक्वेंसी को की मेजरमेंट के लिए। इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, स्कैनिंग स्पीड, ये रैपिडली स्कैन करता है। In order to improve resolution, only a small amount of IR beam may be allowed to pass through the slits. जैसे हमने पढ़ा एंट्रेंस स्लिट होती है, एग्जिट स्लिट, तो थोड़ी सी जो है वो अलो करेगी स्लिट IR बीम को कि वो उसके अंदर से पास करे। जबकि फूरियर ट्रांसफॉर्म में अ मच लार्जर बीम में आल्सो बी यूज्ड एट ऑल टाइम्स डेटा कलेक्शन इज़ ईजियर। तो यहाँ पे लार्जर बीम यूज़ की जा सकती है, ज़ाहिर बात है लार्जर बीम यूज़ होगी तो प्रोसेस ईजी हो जाएगा। ओनली रेडिएशन ऑफ अ नैरो फ्रीक्वेंसी, कि एक थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी, लाइक अगर हमारे पास 1 to 100 रेंज है तो उसमें से सिर्फ 1 to 10 रेंज, जो इतनी सी फ्रीक्वेंसी जो है ये एट अ टाइम 1 टाइम जो है डिस्पर्सिव आईआर के केस में डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, जबकि फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में सारी फ्रीक्वेंसीज जो डिटेक्टर पे फॉल करेंगी वो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम जो है डिटेक्ट हो सकती हैं।
द सैम्पल इज सब्जेक्ट टू, इसमें थर्मल इफेक्ट्स पे भी थोड़ा जो थर्मल इफेक्ट्स हैं वो सैम्पल इफेक्ट होगा उनसे, लेकिन यहाँ पे थर्मल इफेक्ट की यूँ कह लें कि ज़रूरत होती है, थर्मल इफेक्ट होता है इसमें, बट यहाँ पे सैम्पल्स को थर्मल इफेक्ट में सब्जेक्टेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये लेस सेंसिटिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियसली जब नैरो रेंज होगी, थोड़ी सी रेज पास करवाई जाएंगी और स्कैनिंग स्पीड स्लो होगी तो टाइम तो लगेगा, बट ये हाई सेंसिटिव होता है, फास्टर होता है, इसमें प्रिसीजन भी ज़्यादा होती है। तो ये इनका थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने आईआर का बेसिक प्रिंसिपल तो पढ़ लिया, बार बार वही बात बताई जा रही है आपको कि एक सोर्स होगा, लाइक ये लाइट है, इधर से लाइट आई, ये सैंपल पे फॉल की, इसमें जिस बॉन्ड ने जो वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी वो एब्जॉर्ब कर ली, बाकी ट्रांसमिट हो गई, डिटेक्टर पे चली गई, स्पेक्ट्रा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो सैंपल है जिसने लाइट एब्जॉर्ब की है, वो सैंपल 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अब हमारे पास जो वो सॉलिड लिक्विड सैंपल है उसको हमने लेना कैसे है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होनी है, अब हम ये देखने लगे हैं, ठीक है। आईआर के केस में अगर तो हमारे पास सॉलिड सैंपल है तो हम क्या करेंगे, तो सॉलिड सैंपल को हम एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ऐसा सॉल्वेंट जो रिएक्ट ना करे, ठीक है, और ना ही आईआर को एब्जॉर्ब करे। हमें सॉलिड सैंपल चाहिए ना, तो जब हम सॉलिड को डिसॉल्व कर देंगे वो तो एक सोल्यूशन बन जाएगी लिक्विड फॉर्म में, लेकिन अब उस सोल्यूशन को हटाना मतलब यूँ होता है कि ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जो नॉन रिएक्टिव हो। नॉन रिएक्टिव का मतलब फिर ये होगा कि जब हम उस ड्रॉप को, वो सोल्यूशन का जो भी ड्रॉप है उसको अल्कली मेटल की डिस्क पे रखेंगे तो सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाए। नॉन रिएक्टिव होगा तो तभी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और जो लिविंग बिहाइंड जो चीज़ रह जाएगी वो सल्यूट होगी, और सल्यूट क्या है, सॉलिड। तो ये हमारे पास सॉलिड सैंपल हो जाएगा। यूँ हम इसको करेंगे, और जो भी फिर हमारे पास हो, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। केस फिल्म टेक्निक है, मल टेक्निक है, आगे पैलेट है फॉर्मेशन। तो सबसे पहली ये यही है, जो यही प्रिंसिपल है इसका कि अमोर्फस सॉलिड्स, अमोर्फस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बार बार वो है उसको बनाएंगे तो वो पार्टिकल्स जो हैं उस फॉर्म में अरेंज नहीं हो पाएंगे। तो उसको थोड़ा सा लेके, जो हमने पढ़ा कि अल्कली मेटल कोई भी ले लो, पोटाशियम या सोडियम, इनके जो सरफेस जो है सेल सरफेस, इस पर जो है उसको डिपॉजिट कर देंगे, मेल्ट से लेके, मतलब थोड़ा सा मेल्ट करवा के सॉलिड को लेके उसके ऊपर डिपॉजिट कर देंगे। ये इंश्योर करें कि फिल्म इज़ नॉट टू थिक टू पास द रेडिएशन। फिल्म क्या, लाइक ये हमारे पास है जिसके ऊपर हम रख रहे हैं ड्रॉप को, तो ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो, इतनी थिक ना हो कि उसके अंदर से जो है वो गुजर ही ना सके, रेडिएशन गुजरेगी, सैंपल पे जाएगी, सैंपल ऑब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिटेंस होगी, तभी हम डिटेक्ट कर पाएंगे। तो जब इतनी मोटी हो कि वो रेडिएशन ही ना पास हो तो हमारे पास कहाँ से डिटेक्शन आएगी। सॉल्वेंट जो बेसिकली यूज़ करते हैं, ये बार बार पढ़े हैं, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट। इसको याद रखना है कि रीजन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जहाँ पे हम चाह रहे हैं जो भी लेना, वहाँ पे सॉल्वेंट एटलीस्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, वो कोई एब्जॉर्प्शन शो ना करे, वही बात बार बार। तो मोस्टली जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड है। दूसरी मैंने आपको बताया था मल टेक्निक होती है, इसमें 2 to 5 मिलीग्राम जो है क्रश्ड सैंपल लेके उसको निचोड़िए, ऑयल एंड ग्रीस होती है, बेसिकली मल्लिंग एजेंट है, हायर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, तो मोस्टली ऑयल ही लिया जाता है। उसके साथ मल्लिंग एजेंट से बोलते हैं, मिक्स करके ना सैंपल को थिक सी पेस्ट बन जाएगी। फिर उसको जो है वो जो फिल्म कह लें जो भी जो है ग्लास की है उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे साल्ट प्लेट्स पे। दिस इज़ देन माउंटेड इन द पाथ ऑफ आईआर बीम एंड स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड। फिर उसको रख देंगे, बीम पास करवाई जाएगी, स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट प्रेस्ड पैलेट टेक्निक है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि वही है कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली ग्राउंड सैंपल इज मिक्सड विद 100 टाइम्स इट्स वेट ऑफ KBr, ठीक है। हुआ क्या है कि यहाँ पर जो सैंपल है उसको मोस्टली 2 कह रहे थे कि 2 मिलीग्राम का ले लें, तो ये 1 था तो ये 100 होगा, और अगर ये 2 है तो ये 200 टाइम्स जो है KBr का वेट होगा। फिर उसको कंप्रेस कर देंगे, लाइक ये है, फिर इसको कंप्रेस कर देंगे और ये पैलेट के फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। तो प्रेस करेंगे थिन ट्रांसपेरेंट पैलेट में, और इसके लिए हाइड्रोलिक प्रेस ये यूज़ करेंगे। These pellets are transparent to IR radiation and is used for analysis. अब ये जो है प्रेस्ड पैलेट टेक्निक
इसमें जो ये पैलेट्स होंगी ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, ये एक्सीलेंट ट्रांसपेरेंट होगी। जो सैंपल रखा जाएगा जो है वही एब्जॉर्प्शन करेगा। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास लिक्विड सैंपल की। इसमें हमारे पास क्या है, जो भी लिक्विड का और ड्रॉप है उसको हम क्या करते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड या पोटाशियम ब्रोमाइड की प्लेट्स हों उनके दरमियान सैंडविच की फॉर्म में, जैसे सैंडविच होता है ना, पहले सोडियम क्लोराइड की प्लेट ली, फिर उसके अंदर सैंपल का ड्रॉप डाला और फिर सोडियम क्लोराइड की प्लेट ऊपर दोबारा दे दी। इसी तरीके से पोटाशियम ब्रोमाइड की ली तो फिर सैंपल रखा और इस तरह सैंडविच हो गया। रेफर्ड एज साल्ट प्लेट्स। डाइल्यूशन विद अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में भी नेसेसरी। सैंपल जितना डाइल्यूट होता बेस्ट होगा, तो डाइल्यूशन हम कर सकते हैं इन सैंपल्स इन सॉल्वेंट्स के साथ। क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, सॉल्वेंट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, बार बार यही बात आ गई है। साल्ट प्लेट्स आर हाइग्रोस्कोपिक होने चाहिए एंड वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल होनी चाहिए। और अवॉइड वाटर, वाटर से अवॉइड करें। स्पेशल सेल्स आर यूज फॉर वाटर कंटेनिंग सैम्पल्स, तो कुछ स्पेशल सेल यूज़ किए जाते हैं जैसे BF2 AgO। थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास गैस सैंपल की। गैस सैंपल आर इंक्लूड्ड इन अ गैस सेल विद विंडोज़। कोई भी गैस सेल है, जैसे कि ये तो आपको प्रैक्टिकली दिखाया, ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये गैस सेल है, इसके अंदर गैस फिल होगी, गैस के पार्टिकल्स। इसकी लेंथ जो हो सकती है वो 10 मीटर तक हो सकती है। इसको प्लेस्ड इन द बीम पाथ मच लाइक द सॉलिड और लिक्विड सैंपल। जिस तरह सॉलिड या लिक्विड सैंपल रख दिया जाता था बीम के रास्ते में, इसको भी हम रख देंगे। एक्सेप्शन बस ये है कि इसमें 2 विंडोज़ हैं दैट IR बीम नीड्स, जहाँ से IR पास होगी, यहाँ से पास हो जाएगी। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कंट्रोल्ड इफ़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। फिर इसमें गैस में हमें पता है टेम्परेचर इफेक्ट करेगा पार्टिकल्स को और प्रेशर भी, तो उसको अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो उसके लिए नेसेसरी होगा। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि लास्ट पे हम FTIR इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो है इसका सोर्स होता है जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास सैंपल रख दिया है, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है, ये रेफरेंस साथ रख दिया है। अब ये यहाँ पे मोनोक्रोमेटर है, ये लाइट जो है यहाँ से स्प्लिट करके जो है वो 2 में कन्वर्ट कर देगा बीम्स में, एक रेफरेंस की तरफ चली गई, एक सैंपल की तरफ चली गई। ये हमारे पास यहाँ पे मिरर्स होते हैं पड़े, और यहाँ पे फिर जो है ये दोबारा लाइट्स जो हैं दोनों से रेफरेंस से और सैंपल से जो है वो जैसे ही मिरर पे पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास कहाँ पे चली जाएंगी, डिटेक्टर की तरफ। और जैसे ही डिटेक्टर पे जाएंगी हमारे पास एक जो है स्पेक्ट्रा वो आ जाएगा। ओके, अब अगर हम इसी में जो है इसके पार्ट्स को देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, रेडिएशन सोर्स। तो रेडिएशन सोर्स जो होता है इसमें IR में, FTIR में कह लें, रेडिएशन सोर्स इज कंपोज्ड ऑफ एन इनर्ट सॉलिड होता है विच इज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड टू अ टेम्परेचर इन द रेंज 1500 to 2000 केल्विन। इतना उसको जो है हीट किया जाता है। जो भी सॉलिड होता है इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है जो रेडिएशन सोर्स में जो हो, फिर हीटेड मटेरियल जो है वो IR जो है एमिट करता है। अब जो रेडिएशन सोर्स है वो हमारे पास नर्नेस्ट ग्लोअर, ग्लोबल सोर्स, इनकैंडिसेंट लैम्प एंड टंगस्टन लैम्प, ये सारे हो सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा अगर इनको देख लिया जाए तो रेडिएशन सोर्स नर्नेस्ट ग्लोबल जो है इसमें तक मोस्टली जो है वो रेयर अर्थ ऑक्साइड्स आते हैं लैंथानाइड एक्टिनाइड सीरीज में से, जैसे जिरकोनियम ऑक्साइड है, यट्रियम ऑक्साइड, इसकी फॉर्मेशन इनसे होती है। टेम्परेचर 1000 to 1800 डिग्री सेल्सियस का जो है वो बियर कर सकता है इतना। और ग्लोबल सोर्स जो है प्लेटिनम एंड लेड्स टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लेटिनम के होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पासेज में जो है वो सहूलत रहती है, ईजीनेस होती है। ग्लोबल सोर्स जो है यूज्ड एज थर्मल लाइट सोर्स के तौर पे ये यूज़ होता है। इट इज़ अ सिलिकॉन कार्बाइड रोड होती है ऑलमोस्ट 5 to 10 मिलीमीटर डायमीटर की एंड 20 to 50 मिलीमीटर लेंथ की। इट इज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड अप टू 1000 to 1650 डिग्री सेल्सियस, इतना जो है फिर हम इसको हीट करते हैं। इनकैंडिसेंट लैम्प जो है मतलब इतना ये टेम्परेचर जो है इसका होता है जिस तरह नर्नेस्ट ग्लोवर के केस में जो है वो 1000 to 1800 होता है। इनकैंडिसेंट लैम्प में होता है टेम्परेचर कैन बी रेज्ड अप टू 1100, इसमें हो सकता है 1100 तक। और नाइक्रोम वायर इज टाइटली वाउंड
गिव लेस एनर्जी। हाँ, ये इसमें है डिफरेंस के इसकी एनर्जी जो होती है वो नरनेस्ट एंड ग्लोबर दोनों से लेस होती है, बट लाइफ टाइम दोनों से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसको यहाँ पे स्टडी इसलिए कर रहे हैं, ये FTIR की बेस है, यूँ कह लें कि उसी का प्रिंसिपल है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर को कि यहाँ पे होता क्या है। Michelson interferometer, which is the core of FTIR spectrometer, is used to split one beam of light into two so that paths of two beams are different. यहाँ पे ये हमारे पास जो है अगर इंटरफेरोमीटर है और ये लाइट सोर्स है, तो जैसे ही लाइट इस पे आती है लाइट को स्प्लिट कर देता है टू पार्ट्स में। एक जो है वो इधर को चला गया है पार्ट, और दूसरा पार्ट जो इधर को चला गया है। अब जहाँ पे जो लाइट्स जो हैं ट्रैवल करके गई हैं, दोनों साइड्स पे मिरर हैं तो ज़ाहिर बात है रिफ्लेक्शन भी होगी। तो ये वाली लाइट इधर गई है तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, ये इधर गई है तो ये भी रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, फिर ये दोनों कंबाइन होके सैंपल पे पड़ेंगी और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करेगा। अब चूंकि जो डिस्टेंस है ये मूविंग मिरर है, याद रखें इसकी हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि ये सपोज यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे है, आगे कर दिया पीछे कर दिया, बट ये जो है ये मूव नहीं होगा। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए जैसे ये पड़े हुए हैं तो दोनों का डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो जितना टाइम इस रे को ट्रैवल करके इस मिरर तक पहुंचने में लगेगा उतना ही इसको लगेगा और उतना ही दोनों को बैक आने में लगेगा, मतलब पाथ डिफरेंस ज़ीरो है। तो जब पाथ डिफरेंस ज़ीरो होगा, ये बात याद रखें, तो ये दोनों बीम्स को आने जाने के लिए भी टाइम जो है वो सेम लगेगा और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दोनों के क्रस्ट और दोनों के ट्रफ जो हैं वो मैच होके हमें मिलेंगे और ये एक हाई इंटेंसिटी जो है वो शो करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। बट अगर ऐसा हो कि मूविंग मिरर की पोजीशन चेंज कर दी जाए, लाइक थोड़ा सा और पीछे रख दिया जाए, तो अब इसका पाथ बढ़ जाएगा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रैवल करके मिरर तक जाने के लिए बीम को, और फिर बाद में रिफ्लेक्ट होके वापस आने के लिए, तो वो टाइम इस टाइम से मैच नहीं करेगा। अब इनके दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो ज़ीरो नहीं है, कोई ना कोई ऑप्टिकल डिफरेंस पाथ डिफरेंस आ गया है। तो यहाँ पे अब जो है इनका क्रस्ट से और ट्रफ से मैच नहीं होगा और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब वो हाईएस्ट पीक नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास तो बस आपने ये बात इसमें जो है याद रखनी कि अगर पाथ डिफरेंस ज़ीरो है तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अगर ज़ीरो नहीं है, कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। Then the Michelson interferometer recombines the two beams and conducts them into the detector where the difference of the intensity of these two beams are measured as the function of the difference of the paths। फिर वो उनको कंबाइन करके आगे भेज देगा सैम्पल पे जहाँ पे वो कलेक्ट हो जाएगी, उनकी डिफरेंट अगर इंटेंसिटीज़ हैं वो भी मेजर कर ली जाएगी, मेजर हो जाएगी, फिर वो सैम्पल पे आएगी और नेक्स्ट डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। तो ये थोड़ा सा था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब हमारे पास जो है IR इंस्ट्रूमेंटेशन में डिटेक्टर्स भी यूज़ होते हैं। तो डिटेक्टर्स जो हैं ये जो टाइप्स के हो सकते हैं कि थर्मल डिटेक्टर हो सकते हैं एंड फोटो डिटेक्टर हो सकते हैं। आपको इनके नेम्स पता होने चाहिए और कुछ नहीं तो एटलीस्ट। थर्मोकपल्स, थर्मिस्टर्स, पायरो इलेक्ट्रिक एंड बोलोमीटर डिटेक्टर्स ये थर्मल डिटेक्टर्स हैं एंड फोटो डायोड्स एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स ये हमारे पास फोटो डिटेक्टर्स हैं। यहाँ पे टेबल में हमें डिटेक्टर्स दिए गए हैं। डिटेक्टर्स की टाइप, किस चीज़ के लिए मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन किस चीज़ से बने हैं। जैसे बोलोमीटर जो है प्लेटिनम निकल की कंपोजिशन हो सकती है, थर्मोकपल में बिस्मथ एंटीमनी, गोले में न्यूमेटिक सेल, इसी तरीके से सो ऑन मूव करते जाएंगे तो कंपोजिशन जो है वो ये इनकी बताई हुई है। रीजन बताया हुआ है ये कि कौन कौन सा रीजन है कवर कर सकते हैं, किसमें मतलब कौन से डिटेक्टर्स यूज़ हो सकते हैं। तो ये आपको जो है सच मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले इंपॉर्टेंट हैं। बोलोमीटर, थर्मोकपल, गोले, पायरो इलेक्ट्रिक भी, इसकी तो मिड रेंज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है इनकी रेंजेस जो है याद कर सकते हैं और बाकियों की आप कंस्ट्रक्शंस और मेजरमेंट। ओके ये हमारे पास होता है IR एब्जॉर्प्शंस ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब ये हमारे पास टेबल होता है जिसके साथ स्टैंडर्ड, जिसके साथ हम मैच करते हैं। लाइक अगर मीडियम सी पीक आ गई है, कितने पे आई है वो हम देख लेते हैं और साथ मैच कर लेते हैं, इतने पे आई है, अच्छा लाजमी इस कंपाउंड में जो है ना वो C बॉन्ड H होगा।
तो यही था ना कि आईआर हमें टाइप ऑफ बॉन्ड भी बता देती है, ये भी पता चल गया कि सिंगल टाइप का बॉन्ड है। और अगर इस तरीके का कोई चीज़ हो हमारे पास, लाइक ये कार्बोनाइल, तो स्ट्रॉन्ग पीक आए तो डबल बॉन्ड भी पता चल गया, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ये भी पता चल गया। अल्कोहल के केस में भी इसी तरीके से, तो टाइप ऑफ बॉन्ड भी बताती है, फंक्शनल ग्रुप भी बताती है। और इस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड होता है ग्राफ में, जो पीक्स आती हैं, कोई भी पीक आती है उसको हम जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिकॉर्ड करके यहाँ से मैच करके देख लेते हैं, कि फिर हमें पता चलता है कि अच्छा अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैच हो रही है तो ये एरोमेटिकसिटी होगी इसमें, और इस टाइप का बॉन्ड होगा। फिर डिफरेंट चीज़ों से हमें पता चल जाता है, और यूँ हम डिटेक्ट कर लेते हैं कंपाउंड को। ये इसका स्पेक्ट्रा जो है वो आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे ट्रांसमिटेंस हम लेते हैं, यहाँ पे वेव नंबर लेते हैं जैसे हम बात कर चुके हैं, और यहाँ पे 1600 आलमोस्ट आप कह लें कि इससे आगे ये वाला जो होता है ये फिंगरप्रिंट रीजन होता है। और जहाँ पे पीक्स नज़र आ रही हैं ये एब्जॉर्प्शन या फंक्शनल ग्रुप रीजन्स कहते हैं, कि यहाँ पे पीक्स आ रही हैं। फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो उसमें पीक्स इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है, छोटी छोटी सी ऐसी पीक्स होती हैं, और वो वैसे भी जो है यूज़फुल नहीं होता हमारे लिए। तो यहाँ पे अब डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप, कुछ भी कह लें, तो उनके लिए डिफरेंट लाइंस होते, डिफरेंट रीजन्स होती हैं। लाइक अगर कार्बोनाइल है तो उसने इधर पीक शो करनी है इतने रीजन में, यानी 1652 1800 में। और अगर हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी है या सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो वो इस रीजन में शो करेंगे। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होंगी, तो तभी आप स्पेक्ट्रा में जब पीक आएगी तो सपोज यहाँ पे पीक आ गई है तो आपको पता चले अच्छा 3100 लाइक इस पे आई है, तो ज़रूर इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जब आपको वैल्यू ही नहीं पता होगी तो आपको फिर सर्च करके या फिर टेबल जो आपके पास हो 24 आवर्स अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट, वैसे तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो अगर प्रैक्टिकल वर्क में भी देख लें तो टेबल नहीं होगा तब तक आप जो है कुछ नहीं कर सकते, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये नेक्स्ट हमारे पास यही है कि आईआर रीजन जो है वो फार मिड में होता है क्लासिफिकेशन उसकी, तो उसमें जो है पाई जाते हैं 14,000 to 4,000 पर सेंटीमीटर जो है इतनी वेवलेंथ होती है। फार आईआर की 25 to 1000 माइक्रोमीटर या 400 to 10 पर सेंटीमीटर मिड की इतनी है 4000 to 400। फंक्शनल ग्रुप रीजन इसमें है 4000 to 1450, फिंगरप्रिंट 1450 to ऑनवर्ड 500 पर सेंटीमीटर। एफ टी आई आर और डिस्पर्सिव आई आर का ये है कि टाइम वर्सेस इंटेंसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी है जिसको वेव नंबर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और वेव नंबर वर्सेस इंटेंसिटी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपने ऐसा याद रखना है। थैंक यू सो मच, होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया। अगर आप ये सारा जो है ये कितना भी 31 मिनट या कुछ जो है सेकेंड्स या 32-33 मिनट का लेक्चर हो जाएगा अगर, तो आप ये सुन लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मतलब जो मेन है बेसिक है वो कवर हो जाएंगी। वैसे तो देखा जाए तो हर टॉपिक का जो है नॉलेज वो बहुत वास्ट होता है, कि लाइक यहाँ से कर लिया है तो यहाँ से छूट गया है, यहाँ से रह गया है। तो जब लेक्चर भी प्रिपेयर किया जाता है ये प्रिपरेशन के लिए, तो भी ये देखा जाता है कोई चीज़ रह ना जाए, फिर कोई चीज़ ना रह जाए, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कंबाइन करते करते लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है। और फिर बस ये देखा जाता है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिक्स हैं, जो हो सकती हैं आती रही हैं पेपर्स में और आ सकती हैं, उन पॉइंट्स को जो है वो कंबाइन करके जो है वो फिर शेयर किया जाता है। तो ये 32-33 मिनट का लेक्चर सुन के आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। आईआर अगर आपको ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ स्टूडेंट्स का वीक सब्जेक्ट होता है ना, तो होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ क्वेरीज जो हैं वो रैगिंग हो आप ग्रुप में या या आप ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।